हुआ है क्या? हाँ सर हुआ। ओके ठीक ठीक है चलिए। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपसे ऑप्शन के ऊपर जो बात हो रहा था उसी को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ऐसे हम इक्विटी डेरिवेटिव में या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो भी नाम से आप बोलो, इस पे हम लोग आज ऑप्शंस पे जो सेलर का तरफ जब हो रहा था, मतलब बेसिकली कॉल ऑप्शंस बायर एंड कॉल ऑप्शन सेलर, ठीक है। दो ऑप्शन चेन आता है, ठीक है। एक आपका कॉल ऑप्शंस हो गया, दूसरा आपका पुट ऑप्शंस हो गया। अब पुट में बात बाद में करते हैं। एक तरफ पहले आगे कॉल ऑप्शंस का जो बायर का सिचुएशन था उसको पहले कंप्लीट एक बार कंप्लीटली समझ लेते हैं। ऐसे बायर के बारे में मैंने लास्ट वीक नहीं, लास्ट क्लास में मैंने बात किया। आज मैं आपके साथ मेनली सेलर की तरफ से बात करूँगा। मतलब अगर आप एक कॉल ऑप्शन सेलर बनते हो तो आपको किस किस पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। और एक बात बार बार बोलूंगा कि वो जो अजय और वेनु वाला एग्जाम्पल था ना, अजय और वेनु वाला जो एग्जाम्पल था उसको दिमाग में रखिएगा, बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में हम लोग जो अजय और वेनु का जो एग्जाम्पल देखे थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में अजय और वेनु दोनों फ्रेंड का घर था। और उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि रास्ता बना है बुंदेलखंड में, तो रास्ता अगर बन जाता है तो उसमें अगर दोनों का वहाँ पर ज़मीन था, तो सॉरी, किसी एक का ज़मीन था, किसी और ने उस ज़मीन को खरीदा, है ना। या खरीदने का बात कर, मतलब खरीदा नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि खरीद लिया था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि खरीदने वाला है, ठीक है। तो इसी मैटर पे ये कॉन्सेप्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एक सिंपल रोड के ऊपर बेसिस करके, ठीक है। एक सिंपल रोड के बेसिस में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज फिर से जानेंगे, बट यहाँ पर हम लोग स्टॉक मार्केट के मतलब जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से देखेंगे कि किस तरह से एक बहुत ही जिस तरह से रोड बनने के ऊपर बेस करके कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, उसी तरह से क्या इसी तरह से भी कुछ हो सकता है क्या स्टॉक मार्केट में। मतलब एक सेलर का माइंड सेटअप, बायर का माइंड सेटअप, जैसे अजय का माइंड सेटअप हम लोगों ने देखा, है ना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने फिर से वो पुराना वाला एग्जाम्पल को लेके बात करना चालू कर दी, ठीक है। क्या आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? प्लीज चलो। हाँ सर। सर आपके मन में चल ही सकता है कि सर फिर से वही पुराना एग्जाम्पल। सर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पुराना एग्जाम्पल के पीछे मेरा एक ही मकसद है, ठीक है। पुराना एग्जाम्पल मतलब वही अजय भेलू वाला एग्जाम्पल। मतलब सर बेसिकली ये जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल हमें बहुत हेल्प करेगा सर, चाहे आप एक कॉल ऑप्शन बायर बनते हो या कॉल ऑप्शन सेलर बनते हो। इवन जब हम लोग पुट को भी समझेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो चलो ठीक है, पुट में बात करेंगे सर, पुट भागे नहीं जाएगा। लेकिन पहले हम लोग जैसे ये ऑप्शन चेन में आप देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग अभी कॉल ऑप्शंस में मेनली डिस्कशंस कर रहे हैं। और इसमें जैसे हम लोग बायर का साइड जो लिया है वो लिया था, है ना। अब हम लोग सेलर या राइटर का साइड लेंगे। सेलर और राइटर भी कहा जाता है, कॉल ऑप्शन सेलर और कॉल ऑप्शन राइटर। बेसिकली ये कॉल ऑप्शन राइटर कौन है, ठीक है, आपके मन में चल सकता है ये कॉल ऑप्शन राइटर कौन है। सर कोई नहीं, ये सिंपल है, हमारा बुंदेलखंड का जो दो दोस्त है वही है। अब बुंदेलखंड का, ये बुंदेलखंड है सर, ठीक है, ये न्यूली एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बना है। ये एग्जाम्पल मैंने एकदम स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, तो इसी एग्जाम्पल को दिमाग में रखेंगे ना, हेल्प होता है अंडरस्टैंडिंग में। तो ये जो न्यू प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने बना दिया, बट ये प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा इसको लेके पहले से ही थोड़ा सा डाउट था। क्यों डाउट था पता नहीं सर, सरकार तो बोलता है, पॉलिटिकल पावर में लोग जो हैं कितना सारा बात करता है, कितना ही बात हम लोग एक्चुअल में देख पाते हैं, वो अलग बात। डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है पॉलिटिकल लोगों का, किसने वो किया उसने वो नहीं किया, बट फिर भी वो सब मैटर पे नहीं पड़ेंगे सर। मेनली मैं बात ये करना चाहता कि किसी के लिए कांग्रेस अच्छा है तो किसी के लिए बीजेपी, और किसी के लिए तृणमूल अच्छा है तो किसी के लिए सीपीएम। अपना अपना फंडा चलता है सर सबका, आई नो दैट। लेकिन मुझे यहाँ पर किसी पर्सनल फंडे पे बात नहीं करना है। तो पॉलिटिकली एक डिस्कशन हुआ है कि बुंदेलखंड में रास्ता बनने वाला था,
और एक दोस्त था जिसका नाम है अजय, और एक दोस्त था जिसका नाम है, इधर अजय है, ये गांव में अजय का घर है और ये गांव में वेनु का घर है, ठीक है। लेकिन अजय का कोई लैंड नहीं था, अजय का कोई पर्सनल जमीन नहीं था। वेनु के पास लैंड है सर, ठीक है। ये सब जो लैंड है इसमें किसी में भी वेनु का भी लैंड है, ठीक है। तो वेरी सिंपल एग्जाम्पल था। इसमें अजय जो था, अजय को पता चल गया था, अजय को पॉलिटिकल कनेक्शन है, पार्टी में है, ठीक है। अजय को पॉलिटिकल कनेक्शन है, पार्टी में है, या फिर पार्टी के साथ उनका उठना बैठना चलता है। वेनु गांव में रहता है, खेती बाड़ी करता है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ बंदा है। उसको ना उतना नॉलेज नहीं है, ये कहाँ रोड बनेगा नहीं बनेगा, उसको उतना नॉलेज नहीं है। जब ये रोड नहीं था, जब ये रोड नहीं था, तब अजय के कान में ये बात आया कि रोड बनेगा, अंदर से खबर आया। मतलब एक र्यूमर ही बोल सकते हो आप इसको, यू कैन से इट र्यूमर। बट ऐसे सिचुएशंस में एक र्यूमर ही, एक्चुअली देखो स्टॉक मार्केट में भी र्यूमर ही तो काम करता है, स्टॉक मार्केट में भी र्यूमर काम करता है। एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाता है कि कौन सा स्टॉक कितना बढ़ेगा। मार्केट में खबर है कि इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा होने वाला है, मार्केट में खबर है कि ये इस बार अच्छा करेगा, मार्केट में ये कंपनी का बिजनेस अच्छा जाएगा, मार्केट में तेल का कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में बूस्ट आएगा, रियल एस्टेट में बूस्ट आएगा। ऐसे अलग अलग खबर हम लोगों को मिलता है। अब कुछ र्यूमर होता है और कुछ सच्चाई भी निकल जाते हैं, है ना सर। कुछ र्यूमर है तो र्यूमर बन के ही रह जाता है और कुछ सच भी निकल जाता है। अब कौन सा बात सच है और कौन सा बात र्यूमर है, इसके बीच का आइडेंटिफिकेशन आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल एक स्ट्रेंथ है सर। मैं इसके बारे में क्या टेक्निक बताऊं कि सर कैसे मानेंगे कि सच है कि नहीं है। सर बात सच्चाई का जो है ना, ये नॉलेज पे डिपेंड करता है। मतलब आपके अंदर का ना गहराई जो है ना, वो गहराई, डेप्थ डेप्थ ऑफ योर इनर कोर हार्ट, ठीक है, वो आपको बताता है कि सच में होगा कि नहीं होगा। वो एक इनर फीलिंग्स होता है, इनर इंस्टिंक्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, ऐसे इंस्टिंक्ट। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर। सर कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं, मैं यहाँ पर बस इतना बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग का जो लैंड का बायर था, ये बायर कौन था, ये बायर था हमारा अजय भाई, ठीक है। अजय भाई वेनु का जमीन 5 लाख पे लेना चाहता था। वेनु का, मानो कि ये सारा जमीन वेनु का है और ये 5 लाख का दाम वेनु दे के रखा है। लेकिन अजय के पास 5 लाख नहीं है सर, अभी तो 5 लाख नहीं है। और अगर है भी, डर लग रहा है कि अगर रोड, रोड तो है नहीं, रोड रहते वक्त तो 5 लाख जमीन नहीं रहेगा, ठीक है। 1 एकड़ लैंड था, 1 एकड़ लैंड, अगर ये रोड है तो फिर 5 लाख तो नहीं बनेगा, तो उससे ज्यादा बन जाएगा। सो रोड जब नहीं है तब अजय वेनु के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था कि वेनु मेरे को तेरा जमीन लेना है 5 लाख पे। तो अजय को डर लग रहा है कि अगर बाई चांस रोड नहीं बनता है तो मेरा तो 5 लाख गया भाई काम से। तो उसको रोकने के लिए अजय ने क्या किया था, 1 लाख देके, वेनु को 1 लाख देके 6 महीने के लिए रोक के रखा था। सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल था, 6 महीने के लिए रुक जाओ, 6 महीने के अंदर रोड आ जाएगा, ठीक है। अगर आ जाता है तो मैं तुम्हें बाकी 5 लाख भी दे दूंगा और फिर जमीन मेरा। और क्यों लेना है मुझे 5 लाख में जमीन। 6 मंथ्स लेटर, 6 मंथ्स लेटर जब ये रोड बन जाता है, तब ये जमीन का भाव 5 लाख नहीं रहेगा, बिकॉज जैसे ही रोड बनना चालू हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस ऑफ लैंड इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, और रोड कंप्लीट होने के बाद तो और ज्यादा। तो ये बात तो अजय को पता है, इसीलिए अजय 5 लाख में जमीन को फिक्स करके रखा था, और उसके लिए प्रीमियम या कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोल सकते हैं इसको, ऐसा रजिस्ट्रेशन फी जो भी बोलो आप, ठीक है, प्रीमियम 1 लाख का प्रीमियम देके वेन्यू को रोक के रखा था। और ये भी बोला था कि अगर बाई चांस रोड नहीं बनता है, 1 लाख तुम्हारा, रोड अगर ना भी बने तो 1 लाख तुम्हारा, उसमें मेरा हक नहीं है, ठीक है। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ अब इसका ऑपोजिट व्यू देखो, इसका ऑपोजिट व्यू देखो। अब वेन्यू का क्या सोच चल रहा था, ये तो अजय का सोच है, हम लोगों ने देखा अजय के बारे में, कॉल ऑप्शन बायर। अब वेन्यू का क्या सोच चल रहा है। अब वेन्यू जो भाई है, ये वेन्यू जिसके पास लैंड है, उसको इतना नॉलेज नहीं है कि रोड बनेगा नहीं बनेगा, बट हाँ उसको पैसा का जरूरत है। मनी का नीड किसको नहीं होता है ना। मनी का नीड इनको है। और इसलिए वेनु ने सोचा कि क्यों ना मैं अजय को जमीन बेचूं। और वेनु ने अजय से 1 लाख से क्या किया, 1 लाख का प्रीमियम जमा करके ये लैंड होल्ड करके रखा। अगर जमीन ना भी, अगर अगर ये रोड ना भी बनता है, ठीक है, तो भी वेनु को 1 लाख मिलेगा, तो वेनु को 1 लाख मिलेगा। तो बेसिकली वेनु का प्रॉफिट होने का चांसेस क्या हो गया, लो।
मतलब कहने का मतलब है कि मतलब ये जो प्रीमियम जो वैल्यू है ये वेन्यू को मिल सकता है मैक्सिमम, यही वेन्यू का प्रॉफिट है मेनली। अगर रोड बन जाता है तो वेन्यू का एज सच लॉस है, क्योंकि रोड बन जाएगा तो रोड का वैल्यू, जमीन का वैल्यू 10 लाख हो जाएगा। तो इन दैट केस वेन्यू को तो अपना जमीन 5 लाख में ही दे देना पड़ेगा। लेकिन सर अगर रोड नहीं बनता है या फिर अगर जमीन का दाम सेम रेंज में रह जाता है। यस बोलो सर। सर 1 लाख तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, अगर रोड नहीं बना तो। रोड बनेगा भी तो उसका वैल्यूएशन 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। बट ये लेकिन तो सर एक, उसका प्रॉफिट वेन्यू को नहीं मिले। हाँ, तो सर ये तो एक नोशनल प्रॉफिट हुआ जो कभी बुक ही नहीं हुआ। एक तरह से फोमो है सर, फियर ऑफ मिसिंग हाँ आउट, कि हमको और 5 से 10 मिलने का चाहिए था, हमको नहीं मिल पाया, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉफिट हाँ वही हुआ तो है नहीं, सर। रियलिटी हाँ में हुआ नहीं। यस सर रियलिटी में हुआ नहीं, लेकिन वही चांसेस ही तो लेना है। तो नोशनल प्रॉफिट नहीं मिला उसको। हाँ बेसिकली अब चांसेस ही तो है, मतलब धेनु को ये डील करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसी को लेके तो बात है। मतलब आप ऑप्शन, बात समझो सर, आप कॉल ऑप्शन सेलर आपको बनना फायदा है या नहीं, ये मेन बात है। धेनु यहाँ पर एक सिंपल कॉल ऑप्शन सेलर है जिसका अंडरलाइंग एसेट जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। मतलब बेसिकली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं, लैंड है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कारण ये लैंड का वैल्यू में अप एंड डाउन दिख रहा है। तो ये बुंदेलखंड इसका फंडा है, ये लैंड का वैल्यू बढ़ेगा कि गिरेगा, इसका इसके पीछे का जो रीजन है वो बुंदेलखंड है, मतलब एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो हाँ सर। एक्सप्रेसवे इज द रीजन जिसके कारण लैंड का दाम बढ़ सकता है या गिर सकता है। तो यही ऐसा ही कुछ ना कुछ कारण हर एक स्टॉक के पीछे भी होता है, हाँ, फोमो होगा सर, स्टॉक में फोमो तो होगा ही, ठीक है। पूरा होगा। ऐसे ही कुछ ना कुछ रीजन स्टॉक मार्केट में भी हर एक स्टॉक के पीछे होता है। कोई तो रीजन होगा जिसके कारण बढ़ता है, कोई तो रीजन होगा जिसके कारण घटता है। अब हमें वही ढूंढना पड़ता है सब, ठीक है, कि एज ए ऑप्शन बायर और एज ए ऑप्शन सेलर यही हमारा काम होता है कि हम ढूंढे उस पर्टिकुलर पर्पस को। लेकिन मुश्किल क्या होता है जानते हैं ना साहब, मुश्किल एक ही है। मुश्किल ये है कि ये जो डिफरेंट ओपिनियन है ना, अब यहाँ पर बात ही उठता है कि कौन सही निकलेगा, अजय या वेनु। ये जो डिफरेंट ओपिनियन बनता है ना, देखो सर ये दोनों ना एक सिक्का का दो पहलू है। अजय और वेनु का जो सोच है ये बेसिकली एक सिक्के का दो पहलू है। एक का सोच अगर हेड है तो दूसरे का सोच टेल है ना सर। एक का सोच हेड है तो दूसरे का सोच टेल है। और ये जो डिफरेंट सोच है ना, या डिफरेंट ओपिनियन या परसेप्शन जो भी बोलो आप, दैट इज ऑल अबाउट मार्केट। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सुमित जी आपका सोच और मेरा सोच सेम बनेगा, लेकिन बाजी मात कौन करेगा, जिसका सोच सही है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम किसका सोच सही जा रहा है वही अपना बाजी जीत के जाएगा सर, ठीक है। वो सब बोलते हैं ना बाजीगर हो बाजीगर, ठीक है, वही बाजीगर वही बन जाएगा सर। सो पॉइंट इज दैट कि डिफरेंट ओपिनियन तो होगा और डिफरेंट ओपिनियन मेक्स मार्केट, ये बात याद रखिए सर। आज हम लोग ये मार्केट मार्केट चिल्लाते हैं, बट ये मार्केट तभी बनता है बिकॉज मार्केट में डिफरेंट ओपिनियन है। मार्केट में कोई वेनु है तो मार्केट में कोई अजय है, और यही रीजन है कि मार्केट मार्केट कहलाता। अगर ये डिफरेंट ओपिनियन ना होता ना तो मार्केट ही ना होता। सो अब मार्केट में आप कितना बार सही होते हो और कितना बार गलत होते हो, बेसिकली सही कितना बार होते हो यही आपका चैलेंज है। अब इस चैलेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को कॉल ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा डिटेल्स में समझना होगा, ठीक है सर। चलिए मैं आपको कॉल ऑप्शन सेलर को समझाता हूँ, बट उससे पहले एक बार मैं प्रीवियस डे का प्रॉफिट कंडीशन जो टीएल का कंडीशंस था वो मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि एज ए बायर ऑफ ए ऑप्शंस आप किस तरह से प्रॉफिट की तरफ बढ़े थे, उसको मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां पर हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शंस जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में था, यही वाला पॉइंट के ऊपर बेस करके हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को अंडरस्टैंड किए थे। आई होप आप लोगों को याद है, अगर नहीं याद है तो एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा या रिवाइज कीजिएगा क्लास को। Keeping the concept of intrinsic value of an option at the back of our mind, let us work towards building a table which would help us to identify how much money I as the buyer of Bajaj Auto, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने बजाज ऑटो में कॉल ऑप्शन लिए थे, है ना। तो बजाज ऑटो 2050 में इसका स्ट्राइक था,
का स्ट्राइक 2050 में था and would make under the various possible spot value changes of Bajaj Auto in spot market on expiry. Do you remember the premium paid? इसके पीछे जो प्रीमियम था वो 6.35 था, ठीक है. Irrespective of how the spot value changes, the fact that I have paid 6.35 remains unchanged. स्टॉक प्राइस कितना भी चेंज हो जाए बट ये प्रीमियम वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है करेंटली. Now this is this cost that I have incurred in order to buy the 2050 call options. ये हम लोगों ने फिक्स मान लिया यहाँ पर. तो let us keep this in perspective and work out PL table. अब यहाँ पर इस PL को जब हम लोग बनाने जाते हैं एज ए कॉल ऑप्शन बायर बोल रहा हूँ सर, अभी भी मैंने सेलर के बारे में नहीं बोला, अभी बोलेंगे सर. एक बार बस आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि बायर और सेलर के बीच में जो फर्क होता है ना वो फर्क आपको समझना चाहिए, ठीक है. कि आपको कॉल ऑप्शन बायर बनना है कि आपको कॉल ऑप्शन सेलर बनना चाहिए, ये परसेप्शन आप कैसे बनाओगे. पेशेंस बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज मार्केट में ये डिसीजन लेना एक बहुत पेशेंसफुल काम है. तो सीखने के टाइम पे भी रिक्वेस्ट है थोड़ा पेशेंस रखिए. अब देखिएगा थीन लाइन है सर बेसिक थीन लाइन, तो पतला सा पर्दा है, ठीक है. अब वो पतला पतला डिफरेंस अगर समझ जाएंगे ना हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा. सो स्ट्राइक प्राइस 2050 है, लेकिन अगर मार्केट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पॉट मार्केट में अगर बजाज ऑटो, हमारा अंडरलाइन क्या है बजाज ऑटो है ना सर, अगर बजाज ऑटो का स्पॉट मार्केट 1990 में आ जाता है सर, आपने तो 6 टका 35 पैसा, क्या हो गया ईशा को, ईशा आवाज नहीं आ रहा है क्या. हेलो ईशा, एनी प्रॉब्लम. ओके एक सेकंड सर, ईशा को कुछ प्रॉब्लम है, अगर 2 मिनट देख लेता हूँ. ठीक है सर, चलिए देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं. या अगर इसके बीच में ईशा को ठीक हो जाता है पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशूज का ही. देखिए सर, मैं जो बात कर रहा था कि आपने 2050 में स्ट्राइक प्राइस लिया, बट अगर मार्केट स्पॉट मार्केट 1990 हो जाता है तो आपका लॉस क्या होगा, प्रीमियम लॉस हो जाएगा आपको. कैसे होगा, बिकॉज जब एक्सपायरी होगा आपको 2050 में बाई करना पड़ेगा, बट मार्केट ऑन दैट टाइम मार्केट 1990 है, तो आप प्रॉफिटेबल सेल नहीं कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका 6 टका 35 पैसा का लॉस. सिमिलरली जब जब ये स्ट्राइक प्राइस से जितना नीचे रहेगा दाम, सिंपल इसका समरी यही है सर कि आप अगर बायर हो, अगर आप बायर हो तो स्ट्राइक प्राइस जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से आपका स्पॉट स्टॉक का प्राइस या आपका एसेट का प्राइस जितना नीचे रहेगा उतने का लॉस तो आपको झेलना पड़ेगा, मतलब वो आपका लॉस है, लेकिन पूरा का पूरा लॉस आपको नहीं झेलना पड़ता. यू डोंट नीड टू बेयर फुल लॉस, आपको लॉस जो लेना पड़ता है वो प्रीमियम वाला लॉस. ये तो हम लोगों ने देख लिया सर. मतलब जब तक ये 2050 क्रॉस नहीं कर जाता तब तक आप प्रॉफिट का मुंह नहीं देख सकते, ठीक है. तब तक आप प्रॉफिट का मुंह नहीं देख सकते. तो प्रॉफिट का मुंह कहां देखेंगे आप, 2050 में. 2050 में भी अगर आपका स्टॉक प्राइस स्पॉट मार्केट चल रहा है फिर भी आपका प्रीमियम लॉस है. मतलब सिंपल बात है कि अगर मार्केट में आपका एसेट फ्लैट भी रह जाता है तो भी लॉस है. प्रॉफिट कब हो रहा है, जब प्राइस 2060 हो रहा है तो आपको 3 टका 65 का प्रॉफिट है. जब आप मार्केट 2070 13 रुपीज 65 का प्रॉफिट है, 2080 में इतना प्रॉफिट, 2090 में इतना प्रॉफिट, 2100 में इतना प्रॉफिट. अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू से दिखाऊं आपको, जो थोड़ा डेटा एनालिटिकल वे में अच्छा दिखने में लगेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा सा डेटा प्रेजेंटेशन वे से देखोगे तो आप इसको समझ पाओगे थोड़ा सा कि जब मार्केट में इस तरह का सिचुएशन होता है तो एक कॉल ऑप्शंस बायर होने के नाते आप कब तक आपका प्रॉफिट, मतलब कब तक आप लॉस में रहते हो और कब जाके आप प्रॉफिटेबल होते हो और कौन सी सिचुएशंस में आपका ब्रेक इवन होगा. तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, यहाँ पर जो सिचुएशंस है ये देखिए, यहाँ पर ये कॉल ऑप्शंस में नेट प्रॉफिट एंड लॉस का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है. अगर मार्केट में सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 2050, याद है ना, ये हमारा स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक प्राइस है हमारा. अब मार्केट में स्पॉट मार्केट में जब तक
जब तक मार्केट नीचे रहेगा, जब तक स्पॉट मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगा, मतलब मार्केट में स्ट्राइक 2050 चल रहा है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, लेकिन मार्केट 1987, मार्केट 1993, 1999, 2006, 2012, 2018, 2025, इस तरह से अप टू 2050 तक भी अगर रह जाता है फिर भी आपका प्रीमियम वैल्यू लॉस है, तो सर फिर आप प्रॉफिट कब करोगे? सर 2056 में ये जो पॉइंट है ना, जहां पर आप ये लेवल को क्रॉस कर रहे हो, जस्ट लुक एट दिस सिचुएशंस, जीरो लेवल। अब जीरो लेवल क्या होता है? जीरो लेवल इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। किसी भी सिचुएशंस में ये नॉर्मल बिजनेस में भी होता है, नॉर्मल बिजनेस में भी होता है। आप दुकान में पैसा इन्वेस्ट किए, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप अपने दुकान में 1 लाख लगाया, 1 लाख का गुड्स आपने उठाया अपने बिजनेस के लिए, लेकिन 1 लाख का जो भी आपने खर्चा किया वो सारा का सारा गुड्स जब तक सेल नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट को मतलब 1 लाख जब तक आपको नहीं मिल जाता, 1 लाख इन्वेस्ट तो हुआ था, बट 1 लाख अगर मार्केट से 1 लाख अगर आप मार्केट से उठा नहीं पाते, जब तक नहीं उठा पाते तब तक आपका ब्रेक इवन नहीं है। तो ब्रेक इवन में क्या होता है, ना तो आप प्रॉफिट करते हो ना तो आप लॉस करते हो। जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उतना मेरा आ गया। वो कब होगा? 2056 में, 2056 में होगा। क्यों? बिकॉज आपका 6 टका 35 पैसा आपका प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम का कॉस्ट तभी आपको मिलेगा जब मार्केट में, स्पॉट मार्केट में प्राइस 2056 होगा। सो ये आपका फर्स्ट मतलब चैलेंज होता है कि हमें प्रीमियम का प्राइस उठाना है। मतलब सिंपल दुकानदार के मन में भी चलता है मुझे अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट पैसे पहले उठाना है। नॉर्मल एक दुकानदार के हिसाब से भी सोचो, दुकानदार हमेशा चाहता है कि मैं पहले अपना कॉस्ट को उठा लूं फिर मैं प्रॉफिट करूं। तो ये जो 6 टका 35 पैसा का जो प्रीमियम वैल्यू आपने जमा किया था ना सर, हाँ बोलो सर। सर मतलब जितना वो इन्वेस्ट किया पहले वो उतना रिकवर करना चाहता है ना, उसके यस बाद ऑब्वियसली, यस सर, ये नॉर्मल एक ट्रेडर का माइंड यही तो होता है। एक ट्रेडर का माइंड सेटअप तो यही होता है कि भाई जितना मेरा कॉस्टिंग है पहले उसको मैं उठा लूं, अगर वो उठ जाए तब मेरा प्रॉफिट होगा, है ना। तो एक दुकानदार भी ऐसे सोचता है कि मैं पहले अपना कॉस्ट को उठा लेता हूँ, फर्स्ट रिकवर द कॉस्ट। जो मार्केट में मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब जितना मैंने सामान खरीदा, ठीक है, अगर आप एक ग्रोसरी दुकान चलाते हो तो ग्रोसरी अगर आपने 1 लाख कॉस्ट यूज करके जो भी प्रोडक्ट आपने मार्केट से लेके आया था, अगर आप मार्केट में सेल करके बड़ा बाजार से लेके आया था और अपने लोकल एरिया में, हाँ, कोई केस्टोपुर में तो कोई लेक टाउन में तो कोई न्यू टाउन में तो कोई सॉल्ट लेक में तो कोई गिरीश पार्क में तो कोई रूबी में, जो जहां पर भी है सर, ठीक है, कोई सॉल्ट लेक में, जिसका जहां घर है, कोई दमदम में, कोई मानिक तालाब में, जहां जिसका घर है, ठीक है। एक्चुअली जो भी मैंने बताया मैक्सिमम आप लोगों का ही कहीं ना कहीं घर है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि आप जहां पर भी लोकल मार्केट में सेल करोगे, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा कि आप अपना कॉस्ट को रिकवर करें। तो यही एक ट्रेडर के मन में भी चल रहा है जो कॉल ऑप्शंस बायर है, कि कम से कम मैं अपना प्रीमियम वैल्यू को उठा लूं। तो आप प्रीमियम वैल्यू तभी उठा पाओगे जब मार्केट 2056 में चलेगा, बिकॉज 56 में वो प्रीमियम का वैल्यू आपको मिल जाएगा। और प्रॉफिट होना चालू होगा जब ये 2056 को क्रॉस करके 2058, 2059, इवन 2060 की तरफ बढ़ेगा। और ये जितना आगे बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल सा रूल है, जितना आगे बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए आपका मेन चैलेंज क्या हो गया फिर? बोलो सर। सर ब्रेक इवन का तो फॉर्मूला निकल गया ना, ये स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। हाँ, आप फार्मूला के हिसाब से सोच सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, यही फार्मूला हो जाएगा। अगर आप फार्मूला के हिसाब से भी सोचोगे तो आपको इसी तरह से फार्मूला भी मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, ब्रेक इवन पॉइंट है स्ट्राइक प्राइस इक्वल्स टू प्लस प्रीमियम पेड, ठीक है। 2050 अगर आपका स्ट्राइक प्राइस है, उसमें आपको प्रीमियम भरना है कितना? 6 टका 35 पैसा, ठीक है। तो अगर मार्केट में 2056.35 आ जाता है, ठीक है, 2056, या फिर अगर आप राउंड में सोचो तो 2057 अगर आ जाता है, तो फिर इसका मतलब आपका कॉस्ट रिकवर हो गया, अब लॉस में नहीं। अगर 2057 में मार्केट चल रहा है स्पॉट मार्केट में, तो इसमें से आप ये समझ सकते हो कि आपका 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 जो ट्रेड सेटअप था वो लॉस में नहीं है। चलो ये एक अच्छा गुड फीलिंग्स है, ये गुड फीलिंग्स है भाई, लॉस नहीं खाए, बट आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते। आप सक्सेसफुल नहीं रहे, मतलब जिसके लिए आप इतना मेहनत दिए थे, आपका समय का भी तो कीमत है। आपने टाइम लगाया था, समय देके बैठा था, हाँ, कंप्यूटर के सामने दिमाग लगाया था, हाँ, ब्रोकिंग फॉर्म में अगर किसी ने, कोई ब्रोकर है इसका, ठीक है, तो ब्रोकर के एडवाइजर का पैसा भी दिया था, ठीक है, या फिर किसी से एडवाइस लेके काम करता है, ठीक है, तो भी, तो हर एंगल से देखा जाए तो अगर आप
जीरो में हो, ब्रेक इवन में हो, इट्स अ गुड थिंग। मतलब इतना नहीं है कि मतलब ऐसे मतलब दुख दर्द का कहानी नहीं बनेगा, बट कम से कम वही है, शांति है, चलो भाई पैसा डूबा नहीं, इतना है ब्रेक इवन पॉइंट। बट हाँ, दिस इज द, ये प्रायोरिटी होता है लोगों के अंदर, ठीक है, ये प्रायोरिटी होता है कि कम से कम मैं ब्रेक इवन में तो रहूं, कम से कम मैं ब्रेक इवन में तो रहूं। तो इसीलिए बोलते हैं, एज यू नोटिस, the buyer suffers a maximum loss 6.35 till the spot price is equal to the strike price. However, when the spot price starts to move above strike price, जब spot price strike price से above जाएगा, loss उतना धीरे धीरे minimize होना चालू होगा, and losses keep getting minimized till point where the trader neither results in a profit or loss. अब जिस पॉइंट में वो ना तो प्रॉफिट करेगा ना तो लॉस करेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। और ये नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, दिस इज इन एवरी सेक्टर्स ऑफ आवर बिजनेस इकोनॉमी, ठीक है। हर एक दुकानदार, हर एक बिजनेसमैन ब्रेक इवन के लिए तरस रहा है सब, ठीक है। ये देखो पेटीएम के बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है, पेटीएम, जोमेटो, इनका क्या प्रॉब्लम है जानते हैं आप? हाँ, पेटीएम का क्या प्रॉब्लम है? पेटीएम का प्रॉब्लम यही है कि ये लोग अभी भी ना ब्रेक इवन में नहीं पहुंचा सर। देखना चाहोगे? ये पेटीएम का करंट शेयर प्राइस है। अब शेयर प्राइस छोड़िए, अब फाइनेंशियल्स देखिए, फाइनेंशियल्स में आप इनकम देखिए इसका, देखिए आप, एक सिंपल सा सोच लगाइए, इसका वैल्यू को लेके ना कोई डाउट नहीं है, पेटीएम वैल्यूएबल बिजनेस है, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, ग्रोथ है, बहुत कुछ है। लेकिन करंट प्रॉब्लम क्या है? मार्केट ना करंट सिचुएशंस पे रिएक्ट करता है। तो करंट सिचुएशंस में जो रिएक्शन मार्केट में हम लोगों ने देखा, इसके पीछे मेन रीजन नहीं है कि इसका नेट इनकम देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22 का ही देखिए, 2392 करोड़ का लॉस में चल रहा है पेटीएम। अब देख रहे हैं ना, अब ये दूसरे दूसरे साल का देखिए, 2019 में और ज्यादा था, 2020 में भी 2800 करोड़ का था, 2021 में थोड़ा कम था, बट 2022 में फिर से इसका लॉस अमाउंट बढ़ गया, में भी इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा हो गया, अभी भी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। तो यही मेन प्रॉब्लम है, जो इन्वेस्टर जिन्होंने भी पेटीएम पेटीएम में जितना हाई फाई, मतलब इतना बड़ा मार्केट में आईपीओ लेके, अभी तक तो इंडियन मार्केट में कोई नहीं आया, मतलब बाद में एलआईसी आया, बट मतलब एलआईसी के पास जो वैल्यूएशन था पेटीएम का, उसका भी वैल्यूएशन, मतलब ग्रोथ बहुत है, मतलब हाई ग्रोथ कंपनी है, बट प्रॉब्लम यही है कि फ्यूचर के लेके ना थोड़ा कंफ्यूजन है। अब जो हिसाब है, बड़े बड़े एनालिस्ट का जो हिसाब है, उसके हिसाब से, जिस हिसाब से पेटीएम का बिजनेस बढ़ रहा है, इसको प्रॉफिट करते करते 2026, मतलब 4 years टू गो। ना कॉन्सेप्ट इज दैट, अगर आपको लगता है कि पेटीएम का शेयर 4 साल में प्रॉफिटेबल होगा, तो आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। बट ऐसे हाँ, अच्छा, जब 500 550 था तो इन्वेस्ट करने के लिए सही सिचुएशन था। सिमिलर पॉइंट है जोमेटो के केस में, देखो जोमेटो का भी सेम प्रॉब्लम हो गया। जोमेटो का शेयर रिसेंटली भयंकर नीचे डाउन गया, आई होप आप लोगों ने देखा। हाँ, जब से ये ब्लिंकिट के साथ इनका शेयर, मतलब ब्लिंकिट बोल के एक ऑनलाइन डिलीवरी के साथ ये लोग मतलब कनेक्ट हुआ ना सर, आप इनका भी फाइनेंशियल चेक कर सकते हो और यू कैन सी इट। लेकिन जोमेटो अच्छा प्रॉफिट दिया था जब लिस्टेड हुआ था, मतलब बहुत ही ऊंचा सोच के साथ लोगों ने सोचा था कि जोमेटो ये करेगा वो करेगा, बट जोमेटो के बिजनेस को लेके अभी भी मार्केट में डाउट है। 1200 करोड़ का नेट लॉस है टिल नाउ, लेटेस्ट डेटा जो है। सो पॉइंट इज दैट ये 1200 करोड़ का लॉस कवर अप करने में कितना समय लगेगा? ऐसे अच्छा हुआ है, पुराना अर्निंग पर शेयर देखो बहुत, 70,000 करोड़ नेगेटिव, 70,000 नेगेटिव, हाँ, यहाँ पर अभी आके रुका है 1.67 में। चलो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या अभी भी इन लोगों को ब्रेक इवन मिला है? नहीं सर, अभी टाइम लगेगा। ब्रेक इवन पॉइंट में आने में जोमेटो, पेटीएम जैसे न्यू जनरेशन कंपनी को टाइम लगेगा, समय देना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बट अगर आपको फंडामेंटली बिजनेस अब समझ में आता है, तो आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और नहीं तो सिचुएशन ऐसा होगा। अगर आपको समझ के बाहर चला जाता है ना, देखो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में तो मैंने बात नहीं किया यहाँ पर, मैंने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बात किया। अब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट स्मॉल लेवल में बात करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में बात करता है, उसके बारे में भी बात करता हूँ आपसे। सो व्हाट इज द पॉइंट, मेन पॉइंट क्या था मेरा, मतलब मैं आपको ब्रेक इवन के बारे में थोड़ा समझा रहा था। ये ऑप्शन मार्केट में भी हम लोग ब्रेक इवन देखते हैं, और वो मैंने आपको बड़ा लेवल में, फंडामेंटल लेवल में भी आपको मैंने ब्रेक इवन दिखाया, जो बिजनेस का ब्रेक इवन है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
वो बिजनेस का ब्रेक इवन था, ये ट्रेडिंग का ब्रेक इवन है। ये स्मॉल टाइम फ्रेम में होता है और वो बिग टाइम फ्रेम में होता है, उसमें समय 3 साल 4 साल भी लग सकता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जोमेटो का शेयर अब लेना चाहिए कि बाद में लेना चाहिए? सर अगर आपको जोमेटो के बिजनेस में भरोसा है तो आप लेना चाहिए, अगर भरोसा करते हो आप कि नहीं ये बिजनेस बहुत दूर जाएगा तो 44 में खरीद के रखो और छोड़ दो। लेकिन अगर भरोसा नहीं लगता है तो मत लो। अब आप बोलोगे सर भरोसा कैसे करें? सर इसके लिए आपको फंडामेंटली और मार्केट का, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोच विचार करना, इकोनॉमी के बारे में सोचना, सोशल पैरामीटर में सोचना, ये सभी चीज मैटर करेगा, तभी जाके आप इस पे कॉन्फिडेंट बाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मैं बोलूंगा कि मत करो। जो समझ में आता है वही करना चाहिए, जो समझ में नहीं आता वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ये सब चीज ना धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट हर जगह में एप्लीकेबल है सर, हर जगह में। मतलब ये जो जोमेटो, मैं क्यों बार बार ये जोमेटो और इसके बारे में बात कर दिया, जोमेटो या पेटीएम के बारे में? सर ये जो मार्केट में इसका जो डाउनफॉल नजर आया ना, इसके पीछे का रीजन नहीं है ये जो रिसेंटली जो जोमेटो एकदम ऑल टाइम लो में जाके रुका, ये देखो, ये अभी तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट में जोमेटो चल रहा है, देख सकते हैं आप। जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था ना, तो लिस्टेशन में अच्छा गेन दिया था बहुत लोगों को। ये हम लोगों ने उस टाइम पे क्लास पे एनालिसिस किया था और हम लोगों को लगा था कि हाँ मार्केट में लिस्टिंग गेन देगा, बट लॉन्ग रन के लिए उतना अच्छा बताना मुश्किल है अभी। और वही देखो, जो मुश्किल है सोचा था वही मुश्किल आज नजर आ रहा है। सर जोमेटो तो अच्छा फूड डिलीवरी पार्टनर है, तो सर मतलब गिरने का, शेयर प्राइस गिरने का रीज़न क्या होगा? सर वही तो ना, इसका जो कॉस्टिंग है ना, इसका इसका इस तरह का बिजनेस को चलाने के लिए जो जिस लेवल का ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है सर। ठीक है, अब ऑनलाइन बिजनेस में कुछ इसका असर भी पड़ रहा है, जैसे ब्लिंकिट जैसे जो ग्रोसरी डिलीवरी करता है उनके साथ भी टाई अप किया, तो उनको खरीदा बेसिकली जोमेटो ने। ठीक है, उसको बेसिकली जोमेटो ने खरीदा। तो पॉइंट है कि कोई कोई बोल रहा है कि जोमेटो अगर ब्लिंकिट को साथ में ना लेके, ब्लिंकिट मतलब जो पहले ग्रोफर्स था, ठीक है, ग्रोफर्स के नाम पे चलता था, तो कोई कोई ऐसा भी कर रहा है कि अगर जोमेटो प्लस स्विगी दोनों एक हो जाता तो ये स्टॉक मार्केट 44 की जगह शायद 144 दिखता। सर ये तो अश्विनी ग्रोवर जो है वो बोल रहा था। हाँ, अश्विनी ग्रोवर के ही मैं सुन रहा था बात, यस सही बोला आपने। ठीक है, मतलब इसके पीछे उनका रीजन भी है सर, इसके पीछे उसका रीजन भी है कि इसमें बिजनेस का वैल्यूएशंस में डेवलपमेंट नजर आता है। ठीक है, तो एक्चुअली ग्रोफर्स का वैल्यूएशन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली ब्लिंक, हाँ बोलो सर। मतलब पार्टनरशिप करने के बाद लॉस सफर हो गया है क्या? हाँ बेसिकली ये जो ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप हुआ है ना, इसको लेके ना इन्वेस्टर थोड़ा उतना खुश नहीं। ठीक है, और उसी का रीजन है कि जो लोग सेलर था, मतलब बेसिकली इसमें होल्डर था, वो धीरे धीरे छोड़ के भाग रहा है। अब देखो ये भागने का मतलब कहानी कहाँ तक जाता है, बट अगर आपको जोमेटो के बिजनेस मॉडल पे भरोसा है, खरीद के रख लो, काम आएगा। ठीक है, लेकिन बढ़ेगा सर, जोमेटो जंप करेगा, मैं आपको बता दूं, जोमेटो जंप करेगा, नो डाउट जंप करेगा। ठीक है, सही टाइम पे बाई करने के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अच्छा चलो समझ लेते हैं अभी। तो ये बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट को बताते बताते मैंने थोड़ा सा दूसरे लेवल ऑफ ब्रेक इवन में चला गया था। बट आई होप दोनों लेवल का ब्रेक इवन ही जरूरी है अंडरस्टैंड करना, कि बिजनेस कहीं ना कहीं आपको ब्रेक इवन देता है, चाहे आप ट्रेडर हो चाहे आप बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन को भी ब्रेक इवन चाहिए, जोमेटो पेटीएम अभी भी ब्रेक इवन ढूंढ रहा है, दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर ब्रेक इवन। इसीलिए एज ए ट्रेडर भी आपको भी ब्रेक इवन ढूंढना है, बट आपके पास टाइम कम रहता है, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है जिसके बीच में आपको ब्रेक इवन ढूंढना पड़ता है। तो कॉल ऑप्शंस बायर्स का पे ऑफ इस तरह से होता है जो मैंने आपको अभी इस ग्राफ से समझाया। ठीक है, एक कॉल ऑप्शंस बायर को इसी तरह से सोचना पड़ता है ताकि वो अपना कॉस्टिंग को पहले रिकवर करे और फिर जाके वो अपना प्रॉफिट को सेटअप कर पाए। तो एक कॉल ऑप्शंस बायर होने के नाते आपको क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट बन गया सर? सर लॉस आपका प्रीमियम ही रहेगा, एज लॉन्ग एज स्पॉट प्राइस इज ट्रेडिंग इन एनी प्राइस बिलो द स्ट्राइक प्राइस। आपका मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम रह सकता है। 2050 टू 2056, 2050 से 2056 आपका ब्रेक इवन प्राइस है। ठीक है, और जितना समय जाएगा लॉस मिनिमाइज होता है। 2056 क्रॉस करके जैसे ही आपका मार्केट में, स्पॉट मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, आप प्रॉफिट देखना चालू करोगे। ठीक है, 2056 क्रॉस करके, 2056 में एग्जैक्ट नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और 2056 क्रॉस करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस लाइन एकदम क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ।
ठीक है। तो ये एक कॉल ऑप्शंस बायर के लिए टारगेट एरिया है सर, बस इसके पीछे भागना है आपको और कुछ नहीं। आपको जब भी कोई कॉल ऑप्शन चूज करना है, कोई ऑप्शन चेन चूज करना है, चाहे निफ्टी का हो या किसी कंपनी का, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मैं जो ऑप्शन मैं चूज कर रहा हूँ उस ऑप्शन में मेरे को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये बढ़ सकता है या गिर सकता है। अब देखो, अगर गिर सकता है या फ्लैट रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? तब आपको कॉल ऑप्शन सेलर बन जाना चाहिए, और क्या, ऑपोजिट व्यू ना। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने इतना देर से बायर का सिचुएशन बता रहा था, मतलब बायर का सिचुएशन इन द सेंस इन अवर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के एग्जांपल में अजय का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था, बट अजय का परसेप्शन को थोड़ा सा साइड करो अभी, ठीक है। अजय का परसेप्शन को साइड करो अभी, अभी हम लोग वेनु के परसेप्शन में पैर रखेंगे सर, ठीक है। अभी हमें अजय नहीं वेनु बनना है, ठीक है। अब अजय नहीं, क्या बनना है? वेनु बनना है, वेनु। वेनु क्या है? वेनु सेलर है, कॉल ऑप्शन सेलर, मतलब सेलिंग और राइटिंग है कॉल ऑप्शंस, इसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग या राइटिंग है कॉल ऑप्शंस, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। अच्छा, ये इमेज देख के कुछ समझ में आ रहा है सर? ये ना दीवार मूवी में ये बच्चन साहब है और ये शशि कपूर है दीवार मूवी में, और ये माँ है, माँ। तो फिर वो बच्चन से का डायलॉग है ना सर, तेरे पास क्या है, तो बोलते हैं मेरे पास माँ है। हाँ, याद है सर? अरे ये बहुत फेमस डायलॉग है ना दीवार मूवी में, बॉलीवुड में 1975 में मूवी बना था, ठीक है। दीवार में तेरे पास क्या है ना, मेरे पास माँ है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज ये दोनों भाई का डिफरेंट सोच है, एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है और एक गुंडा बन चुका है। तो एक भाई दूसरे भाई को बोल रहा है तेरे पास क्या है, तो जो जो भाई गुंडा है वही बोल रहा है सर मेरे पास माँ है, तेरे पास क्या है, ठीक है। तो वही बात है सर, यहाँ पर हम लोग माँ को लेके लड़ाई तो नहीं करेंगे, बट ये जो डिफरेंट परसेप्शन है, ठीक है। द मूवी इज अबाउट ब्रदर्स फ्रॉम सेम मदर्स, while one brother writers in life grows up to become a cop, एक पुलिस बनता है, and other brothers turns out to be a notorious criminal whose views about life is diametrically opposite to the crop brother। मतलब जो पुलिस भाई है, जो भाई पुलिस बना है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिंदगी का, और जो गुंडा है, ठीक है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिंदगी का, दोनों अलग है। तो एग्जैक्टली एक बायर और एक सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू में ना ऑपोजिट होता है, भले उनके मतलब सेम एसेट क्लास को लेके ही सोच है, बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। वेल, द रीजन व्हाई दिस particular discussions is going on now, the legendary movie now is that the option writer and the option buyer are somewhat comparable to these brothers। ये लोग ना, ये ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर ना कुछ ये दीवार मूवी के दो भाई की तरह है। They are the two sides of the same coin. Of course, unlike a Diwar brothers, there is no view on morality। यहाँ पर morality का मैटर नहीं है कि माँ जिसके पास है वो ज्यादा बड़ा है, तुम्हारे पास धन होगा, दौलत होगा, रेस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा, जस होगा, बट हमारे पास माँ है। मैं गुंडा हूं पर मेरे पास माँ है, ठीक है। वो मोरल बात कर रहा है, ठीक है। मेरे पास मोहब्बत है, प्यार है, तुम्हारे पास क्या है, पैसा है। अपना अपना सोच है सर, बट हम लोग मोरल ग्राउंड में बात नहीं करेंगे, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन ट्रेडिंग रादर द व्यू इज मोर ऑन मार्केट्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मार्केट को बेसिकली बात करेंगे, मोरलिटी पे बात नहीं करेंगे। एंड व्हाट वन एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ द मार्केट्स, अब आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देयर इज वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, whatever happens to the option seller in terms of profit and loss, the exact opposite happens to the option buyer and vice versa। ध्यान से बात को समझिए, जो कुछ भी सेलर के साथ हो रहा है, ठीक उसका ऑपोजिट बायर के साथ हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो और अगर आप 70 रुपीज का प्रॉफिट करते हो, इसका मतलब यही है कि ऑप्शन बायर जो है उसका 70 रुपए का लॉस होता है। तो तभी होगा सर, एक का लॉस है तभी दूसरे का लाभ, ठीक है। और एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर इसीलिए सेम कॉइन का दो पैरामीटर कहा जाता है सर। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, अगर आपको एक ऑप्शन सेलर बनना है तो आपके लिए रिस्क क्या है और प्रॉफिट क्या है। अगर आप एक ऑप्शन बायर बनते हो तो आपके लिए रिस्क क्या है और प्रॉफिट क्या है। सर ऑप्शन बायर के लिए लिमिटेड रिस्क है सर। लिमिटेड रिस्क क्यों? बिकॉज आपका जो लॉस हो सकता है वो आपका प्रीमियम है। जैसे अगर आप वेन्यू को याद करोगे तो 1 लाख का लॉस, अजय को याद करोगे, अजय का मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है सर? अगर रोड नहीं बनता है, अगर बुंदेलखंड में रोड नहीं बनता है, या फिर जमीन का दाम 5 लाख पे 5 लाख ही रह जाता है, रोड बनेगा बनेगा चल रहा है बट अभी तक बना नहीं है,
तो 5 लाख का जमीन 5 लाख ही रह जाएगा। तो अजय को क्या लॉस होगा? सर अजय का लॉस 1 लाख होगा, जो वो वेन्यू को प्रीमियम के तौर पे देके रखा था। सिमिलरली स्टॉक प्राइस में भी हम लोग जो बात किया था 6 टका 35 पैसा प्रीमियम का जो लॉस हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में काउंट करके आए। तो ये जो रिस्क है एज ए ऑप्शन बायर, ठीक है, इसमें रिस्क आपका लिमिटेड है बिकॉज टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम पेड, बट आपके पास प्रॉफिट करने का क्या चांसेस है? तो ऑप्शन सेलर, अच्छा लेकिन यहाँ पर अच्छा अब बात ये कि ऑप्शन सेलर का क्या है? सर ऑप्शन सेलर के पास ना लिमिटेड प्रॉफिट करने का मौका होता है, लिमिटेड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कर सकता है एक ऑप्शन सेलर? प्रीमियम जितना वो रिसीव कर रहा है, मतलब वेन्यू, वेन्यू कितना प्रॉफिट कर लेगा? वही 1 लाख जो वो लिया था अजय से। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बायर हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट। ऑप्शन बायर के पास अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अगर मानो कि फ्यूचर में शेयर का दाम 2050 से बढ़ के 2070, 80, 90, 100 कहीं पर भी जाता है, या फिर मतलब बजाज ऑटो का एग्जांपल जो था, या फिर अगर रोड के बारे में बात करूं और रोड के कारण 5 लाख का जमीन, 5 लाख का जमीन 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, इवन 50 लाख, करोड़ों भी जा सकता है। कल अगर यहाँ पर टाटा का कोई फैक्ट्री बन जाता है तो यहाँ का जमीन का भाव क्या होगा? या फिर कल अगर यहाँ पर अदानी का कोई प्लांट बन जाता है, यहाँ का जमीन का भाव क्या होगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 5 लाख का जमीन स्काई रॉकेट होके करोड़ों में बिकेगा, ऐसा होता है। सिमिलरली स्टॉक प्राइस में भी ऐसा होता है, जैसे बजाज ऑटो में 2050 का शेयर बढ़ते बढ़ते 2100 तक भाग सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट एक ऑप्शन बायर के पास दो तरीका का, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है इसका, अनलिमिटेड प्रॉफिट करने का पोटेंशियलिटी होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर के पास अनलिमिटेड रिस्क होता है। अनलिमिटेड रिस्क मतलब अगर रास्ता बन जाता है या फिर अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो फिर उसका तो लॉस ही होगा ना। स्टॉक का प्राइस जितना बढ़ेगा, एक सेलर की तरफ से सोचो तो उसका ऑटोमेटिकली लॉस ही होगा। अनलिमिटेड रिस्क के ऊपर वो आ जाता है, लेकिन उसका एक ही प्रॉफिट है, लिमिटेड। अनलिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड प्रॉफिट, ये एक ऑप्शन सेलर का सिचुएशन हो सकता है। अब इसमें आपको सोचना है कि आपको सेलर बनना चाहिए। सर क्यों नहीं बन सकते? अगर आप अपने मतलब नॉलेज पे अगर श्योर होते हो, परसेप्शंस पे अगर श्योर होते हो, तो जरूरी नहीं कि हमेशा अजय जीते। हाँ सर, नेसेसिटी नहीं ना कि अजय हमेशा जीतेगा, वेनु भी तो जीतता है। वेनु ऑल्सो विन, वेनु कैन ऑल्सो विन। और ऐसे हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे, वेनु का जीतने का चांसेस ज्यादा है। मतलब या तो रोड बनेगा, तब रोड बनेगा इसका चांसेस आउट ऑफ 3 सिचुएशन में, आउट ऑफ 3 सिचुएशन वेनु के पास एक ही चांसेस है कि रोड बनेगा, तभी सॉरी मैं गलत बोल दिया, आउट ऑफ 3 सिचुएशन अजय के पास एक ही चांस है कि रोड बनेगा, तो ही अजय को फायदा है। अजय कैन मेक प्रॉफिट ओनली व्हेन रोड इज देयर, बट वेनु कैन मेक प्रॉफिट, जो भी मिनिमम प्रॉफिट है, वेनु का प्रॉफिट मिनिमम है, यस, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है वेनु का बिकॉज वो सेलर है, लेकिन वेनु का प्रॉफिट हो सकता है। इसका चांस आउट ऑफ 3 सिचुएशंस 2 सिचुएशंस में है। कब कब? या तो रोड बनने का कोई चांसेस नहीं है और जमीन का दाम गिर के 5 लाख का जमीन 2 लाख हो जाता है, लेकिन तब भी उसको 1 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। या फिर जमीन का दाम 5 लाख में रह जाता है, रोड अभी बनेगा लेकिन कब बनेगा पता नहीं, प्रोजेक्ट नहीं आया है, 5 लाख में फ्लैट चल रहा है। तो अगर दाम बढ़ता भी है जमीन का और दाम गिरता भी है, सॉरी अगर दाम 5 लाख पे ही रह जाता है या फिर दाम 5 लाख से गिर के 3 लाख हो जाता है, दोनों केस में वेनु को लिमिटेड प्रॉफिट है सर, दैट इज 1 लाख का प्रॉफिट। So out of 3 there are 2 chances, there is 2 probability when seller can make profit. Yes, limited profit, but can make profit. But out of 3 there is only 1 chance when buyer can make profit. Yes, unlimited profit, but buyer के लिए सुविधा क्या है? ये unlimited profit कमा सकता है और limited loss। इसका लॉस लिमिटेड है, जो प्रीमियम वो भरता है वही उसका लॉस है, लेकिन इसका अनलिमिटेड रिस्क है और लिमिटेड प्रॉफिट है। आई होप आप लोगों को मैटर समझ में आ रहा है।
हाँ सर बोलो एक बार, समझ में आ रहा है तो फिर मैं डेप्थ में बात को और बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब इसमें आगे थोड़ा डेप्थ देखना है। ठीक है। ओके सर, देखो नाउ द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द ऑप्शन बायर स्टार्ट्स टू मेक मनी। ब्रेक इवन पॉइंट है सर, जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द ऑप्शन बायर स्टार्ट्स टू मेक मनी। ब्रेक इवन पॉइंट से बेसिकली एक बायर को जो ऑप्शन बाई करता है, जो ऑप्शन बाई करता है उसका प्रॉफिट चालू होता है। दिस इज द एग्जैक्ट सेम पॉइंट एट विच द ऑप्शन राइटर स्टार्ट्स टू लूज मनी। जहां से बायर को प्रॉफिट स्टार्ट होता है वहां से सेलर का लॉस चालू होता है। सिंपल सर, इफ द बायर इज मेकिंग रुपीज एक्स प्रॉफिट, अगर बायर एक्स प्रॉफिट कर रहा है वट एवर बी द अमाउंट, इट implies the option seller is making loss of x rupees. If the buyer is losing x rupees, then it implies the option seller is making x in profit. But the just opposite. And lastly, if the option buyer is of opinion that market price will increase, option buyer का perception क्या होता है कि market price बढ़ेगा, स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस बढ़ेगा, 5 लाख का लैंड 10 लाख होगा, ठीक है। ये एक बायर का सोच होता है। 2050 का शेयर 2070 में जाएगा, ये एक बायर का सोच है। द ऑप्शन सेलर, उसका सोच क्या है, would be the opinion that the market will stay at or below the strike price. 2050 का शेयर 2050 में ही रहेगा या फिर 2040 में चला जाएगा या 2030 में चला जाएगा, या तो मार्केट गिरेगा या तो मार्केट फ्लैट रहेगा, बढ़ने वाला नहीं है। वाइस वर्सा, ये वाइस वर्सा मतलब ऑपोजिट, ठीक है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में बायर और सेलर का सोच चलता है और वही मार्केट को बनाता है। To appreciate these points further, it would make sense to take a look at the call option from the seller's perspective, which is the objective of the chapter. तो हमें यहाँ पर वही देखना है। So before we proceed, I have to warn, एक वार्निंग में दे रहा हूँ आपको ना पिछला चैप्टर और ये वाला चैप्टर में ना एक सिमिलरिटी नजर आएगा, बट आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर ना एक थीम डिफरेंस है। सेलर और बायर के बीच में जो थीम डिफरेंस है ना वो आपको नजर आएगा, और वो डिफरेंस क्या है वो आप प्लीज देखिएगा, ठीक है। जस्ट स्कीम थ्रू द चैप्टर, प्लीज डोंट डू दैट। आई वुड सजेस्ट यू स्टे अलर्ट टू नोटिस सबल डिफरेंस एंड द ह्यूज इंपैक्ट इन द पीएल, ठीक है। मतलब आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, डिफरेंस बहुत ही पतला सा है, बट फिर भी वो छोटा सा डिफरेंस भी ना ह्यूज इंपैक्ट डालते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपको सेम फीलिंग आएगा जैसे कि हम लोग बायर के क्लास में किए थे, अब सेलर के क्लास में भी हम लोग उसी तरह का सोच देखेंगे बट थोड़ा डिफरेंट। तो कॉल ऑप्शन सेलर्स एंड इज थॉट प्रोसेस। तो अगर आपको किसी कॉल ऑप्शन में सेलर बनना है, सर सेलर बनना बहुत आसान है ना, ये बाइंग सेलिंग का क्या खेल है, अरे कुछ नहीं है सर। अगर आप बजाज ऑटो में, जैसे मानो ये बजाज ऑटो का जुलाई है, ठीक है, देख रहे हैं ना, बजाज ऑटो का जुलाई है। अब बजाज ऑटो का जुलाई को अगर आप बाई करते हो तो बायर बन जाते हो 250 क्वांटिटी लेके, और अगर बजाज ऑटो का सेलर बनते हो तो 250 सेल करके सेल कर देते हो। सर इसमें कितना समय लगता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन पॉइंट इज दैट कि बायर बनना है कि सेलर बनना है, ये सोचना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मेन बात है सर परसेप्शन क्रिएट करना। ट्रेड करने में कितना समय लगता है, सॉफ्टवेयर ओपन करके एक बाई बटन क्लिक करना या फिर एक सेल बटन क्लिक करना, इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस अगर है, क्लिक करने से पहले सोचने का स्मार्टनेस है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि हाथ में मोबाइल लेके और मनी कंट्रोल ओपन करके मैं बहुत कुछ खास करता हूँ, और यही प्रॉब्लम हो जाता है सर लोगों का, जानते हो ना। लोग इतना दिखावा करते हैं, मैं देखता हूँ कभी कभी, जब मैं अभी उतना ट्रेवल नहीं होता मेरा, जब मैं रेगुलर ऑफिस के लिए ट्रैवल करता था तो उस टाइम पे मैं देखता था बस में बैठा हूँ और बहुत सारे लोग मनी कंट्रोल का, तब मनी कंट्रोल ज्यादा पॉपुलर था, ये सब जीरोधा वगैरह उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, या फिर टिकट टेप या आप स्टॉक्स इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तो सब मनी कंट्रोल खोल के बैठ जाता था और इतना स्मार्टली सोचता था कि भाई क्या चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। बट मैं ज्यादातर लोगों को देखता था कि लोग शो ऑफ करने में ज्यादा समय दे रहा है। अगर शो ऑफ ना करके साथ ज्यादा अगर थोड़ा सा अपने इंटेंशन क्रिएट करने में समय देगा ना, तो ज्यादातर ट्रेडर सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम वही है कि हम लोग ज्यादा शो ऑफ करने में पड़े रहते हैं, काम नहीं करते हैं, उल्टा सीधा चीज ज्यादा करते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो कॉल ऑप्शन सेलर एंड हिज थॉट प्रोसेस, रिकॉल अगेन अजय वेनु का एग्जांपल आपको पता है। नाउ वी डिस्कस 3 पॉसिबल सिनेरियोस दैट वुड टेक द एग्रीमेंट टू ए लॉजिकल कंक्लूजन। सर हमारा लैंड का प्राइस कितना था, 5 लाख। अब ये लैंड को आप किसी भी कंपनी का स्टॉक मान लो ना, आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। स्टॉक का स्ट्राइक कितना है, ये स्टॉक का स्ट्राइक है, एक्चुअली स्टॉक का स्ट्राइक है 5 लाख,
ठीक है, 5 लाख की जगह 50,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्ट्राइक प्राइस है 5 लाख, तो गुड फॉर अजय ऑप्शंस बायर। अब यहाँ पर ऑप्शंस बायर कौन है? अजय है। अगर प्राइस 5 लाख पे ही रह जाता है, स्ट्राइक प्राइस में कोई बदलाव नहीं होता एक्सपायरी पे, अगर एक्सपायरी में 5 लाख का स्ट्राइक प्राइस 5 लाख ही रह जाएगा, दिस इज गुड फॉर वेन्यू। वेन्यू कौन है? ऑप्शन सेलर। प्राइस मूव्स लोअर देन 5 लाख, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर वेन्यू। 5 लाख का स्ट्राइक प्राइस 5 लाख पे ही रह गया, या 5 लाख के नीचे चला गया, 3 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, 4.5 लाख हो गया, अगेन ऑप्शन सेलर के लिए फायदा। तो ऑप्शन सेलर का फायदा कितना हुआ? 2 फायदा, या तो प्राइस फ्लैट रहेगा या तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन अजय के लिए फायदा सिर्फ एक ही था, प्राइस बढ़ेगा तभी फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है, बट लिमिटेड रिस्क है। इफ यू नोटिस, द ऑप्शन बायर हैज अ स्टैटिस्टिकल डिसएडवांटेज। यस, स्टैटिस्टिकल डिसएडवांटेज है। only one possible scenario out of the 3 benefits of option buyer. In other words, 2 out of 3 scenarios benefits the option seller. This is just one of the incentives for options writer. यही options writer का एक incentive है। incentive क्यों? मतलब वो option seller बन सकता है। So besides this natural statistical edge, if the option seller also has a good market insight, अगर उसका market के बारे में अच्छा knowledge है, then the chances of the option seller being profitable are quite high. अगर आपको मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज है सर देखो एक क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, हम लोग ये चीज देखते हैं, ज्यादातर लोग मार्केट के बारे में ना पॉजिटिव सोचना पसंद करता है, मतलब मार्केट में सब कुछ अच्छा आएगा, मार्केट में सब कुछ अच्छा होएगा, ये सोच ज्यादातर लोग पसंद करता है। मतलब निफ्टी 50 मूव करेगा, इंक्रीज करेगा, बुलिश होगा, ये सोचना एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, जानते हो ना। लेकिन निफ्टी फ्लैट रह जाएगा या फिर निफ्टी डाउनग्रेड या बियर रन चालू होगा, ये बहुत लोग कम लोग सोच पाते हैं। लेकिन अगर आपका मार्केट इनसाइट है अच्छा, तो फिर कब मार्केट फ्लैट रह जाएगा या साइडवेज रह जाएगा या बियरिश होगा, आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, तो आपको इसमें भी फायदा है। सिर्फ मार्केट बढ़ेगा 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 ये सोच भी ना गलत सोच है। हमेशा मार्केट नहीं बढ़ता है, कभी कभी मार्केट फ्लैट भी होता है, कभी कभी मार्केट डाउन भी जाता है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक हो। अब इसमें डिपेंड करते हैं आप इंडिविजुअल स्टॉक में कितना समय दे रहे हो, स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हो, निफ्टी के ऊपर क्या सोच रहे हो, टॉप 50 कंपनीज के बारे में क्या फीलिंग है आपका, ये भी डिपेंड करता है। तो ऑलवेज बुलिश होगा ये परसेप्शंस भी ऑलवेज नॉट राइट ना, ऑलवेज नॉट राइट। जब राइट है तब राइट कीजिए, उसमें कैंडल स्टिक्स आपको हेल्प करेगा मार्केट मूवमेंट को समझने में, सपोर्ट रेजिस्टेंस हेल्प करेगा आपको मार्केट को समझने में, जो टेक्निकल की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं। और साथ में फंडा, ऑलवेज फंडामेंटल जरूर सीखिए सर, आज नहीं तो कल सीखिए, जरूर सीखिए। बिकॉज अगर आप फंडामेंटली नॉलेज गेन करते हो ना, आप मार्केट का मूवमेंट या इकोनॉमी का मूवमेंट को आइडेंटिफाई धीरे धीरे कर पाओगे, और वो आपको हमेशा बहुत हेल्प करेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर यहाँ पर खेल क्या बनता है। देखो, तो एज ए ऑप्शन सेलर, एज ए ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर, ठीक है, आपके पास 3 में से 2 चांसेस बन गया। प्लीज डू नोट, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट नेचुरल स्टैटिस्टिकल एज हियर, and by no way I am suggesting that an option seller will always make money, not always, statistically क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। anyway let us take same बजाज एग्जांपल, ये एकदम रियल लाइफ सिचुएशन से ही लिया गया सर। बजाज का, बजाज ऑटो का एग्जांपल जो था यहाँ पर, we took up this previous chapter and build case of call option seller, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था। अब यहाँ पर हम लोग कॉल ऑप्शन सेलर के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें बायर थे। एंड इसमें क्या हुआ देखो, इसका जो मूविंग एवरेज लाइन है, देखो सर ये स्टॉक प्राइस धीरे धीरे गिरा है, क्लियरली द सेंटीमेंट इज एक्सट्रीमली वीक। The stock has been so heavily beaten down, it implies many investors or traders in the stock would be stuck in despite long positions. अगर आप लॉन्ग पोजीशंस पे हो फिर भी आप रुक जाओगे, बिकॉज मार्केट जरूरत से ज्यादा गिर गया, मार्केट जरूरत से कुछ ज्यादा गिरा है। ये देखो 2028 में है, और अगर आप इसका मूविंग एवरेज देखते हो, ये भी मैं टेक्निकल की क्लास में बात करूंगा सर, हाँ, मूविंग एवरेज कैसे काम करता है और मूविंग एवरेज से आप स्टॉक में कैसे पोजीशन ले सकते हो। ये मूविंग एवरेज लाइन है जो वायलेट लाइन है, और जो ग्रीन लाइन है वो आपका 2040 के हिसाब से, ये दोनों मतलब 2 अलग अलग ऑप्शंस के हिसाब से मूविंग एवरेज का यहाँ पर सिचुएशंस आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये जब आप लोग मूविंग एवरेज सीखोगे, आप किस तरह से मूविंग एवरेज को काउंट कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा।
बट यहाँ पर जस्ट आप एक चीज देखो, मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस में मेनली फोकस कराना चाहता, जस्ट आप ये देखो कि किस तरह से मार्केट में ये डाउन मूवमेंट चालू हुआ है 2028 में। ये बेसिकली मूविंग एवरेज के हिसाब से 2028 या 2089 या 90 के आसपास में ये घूम रहा है। अब इसमें अब बस इतना सोचो कि ये जो मार्केट डाउन है, मूवमेंट जो इसका डाउन है, ठीक है, इसका मूवमेंट जो डाउन है, अब ये डाउन मूवमेंट में क्या करना चाहिए, बायर बनना है कि सेलर बनना है? देखो सर ध्यान से सुनो, सिंस दिस स्टॉक हैज बीन हेवीली बीटन डाउन, मार्केट में बहुत ज्यादा इसका बेयरिश रन हुआ है, अब बहुत ज्यादा ट्रेडर या इन्वेस्टर स्टक हो जाएगा एंड एनी इंक्रीज इन प्राइस इन स्टॉक विल बी ट्रीटेड एज अपॉर्चुनिटी। अगर बाई चांस स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आता है, वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक लॉन्ग पोजीशंस, मतलब जो बहुत दिन से होल्ड करके रखता है वो निकलने का कोशिश करेगा, बिकॉज उसका जैसे ही थोड़ा सा लॉस रिकवर होगा वो निकलेगा। गिवन दिस देयर इज लिटिल चांस दैट द स्टॉक प्राइस विल इंक्रीज इन हरी, इतना जल्दी नहीं होता है, स्पेशली इन नियर टर्म। जल्दी में मार्केट में तो इतना जल्दी मार्केट रिकवर करके कोई पुराना पोजीशंस पे नहीं पहुंचता है, इतना फास्ट तो नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कभी नहीं होता, बट इज रेयरली। सिंस अब ध्यान से देखो सर, एक्सपेक्टेशन इज दैट स्टॉक प्राइस वुड नॉट इंक्रीज। अगर यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना कि स्टॉक प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा, जो डाउन है वो डाउन में ही रहेगा, उसी पोजीशंस पे काफी दिन तक रहेगा। सेलिंग द बजाज ऑटोज कॉल ऑप्शंस एंड कलेक्टिंग द प्रीमियम कैन बी परसीव्ड एज गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आपको नहीं लग रहा है कि मार्केट फिर से बढ़ सकता है, आपको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा या तो फ्लैट रहेगा, ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, आपको बजाज ऑटो का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना सब? बिकॉज आपने जो परसेप्शन बनाया यहाँ पर, वो बजाज ऑटो के बारे में ये परसेप्शन बनाया, या निफ्टी के बारे में भी सोचो आप, कुछ भी ठीक है, आप निफ्टी के बारे में भी सोचो कि जब आपको लगता है कि निफ्टी नीचे गिरेगा या फिर निफ्टी डाउन साइड में ही कुछ दिन साइडवेज में रहेगा, फ्लैट रहेगा, तो इस परसेप्शन में आपको सेलर बनना चाहिए, चाहे वो बजाज ऑटो हो या निफ्टी हो, तब आपको सेलर बनना चाहिए। With these thoughts, the options writer decide to sell a call options. अब आप कॉल ऑप्शंस को सेल करो, मतलब कब सेल करें, ये कारण है सेल करने का पीछे। The most important point to note here is the option seller is selling a call options because he believes that the price of Bajaj Auto will not increase in near future. Therefore, he believes that selling the call options and collecting the premium is a good strategy. अपकमिंग फ्यूचर में, शॉर्ट फ्यूचर में बजाज ऑटो नहीं बढ़ सकता। अगर लॉन्ग में बढ़ने का चांसेस होता है तभी शॉर्ट में थोड़ा बहुत देखने को मौका मिलता है, तो लॉन्ग में भी नहीं बढ़ेगा, लॉन्ग का छोड़ो, शॉर्ट में बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है। अगर आपको चांस नहीं नजर आ रहा है तो फिर आप प्रीमियम कलेक्ट करो और सेल कर दो, और सेल कर दो। ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मार्केट में आप किसी भी स्टॉक में देख सकते हो कि जब मार्केट में आपको नेगेटिव नजर आता है। जैसे रिसेंटली अगर मैं आपको, मुझे टाटा मोटर्स याद आ रहा है, टाटा मोटर्स ने रिसेंटली लॉस किया है, 5,000 करोड़ के आसपास का लॉस किया है। वो अलग बात की मार्केट थोड़ा सा अभी थोड़ा आज थोड़ा डाउन है, इसी कारण से डाउन है, ठीक है। ये जो डिफरेंस दिख रहा है, एक्चुअली कल मार्केट में थोड़ा सा डाउनग्रेडेशन चला है, ठीक है, मतलब बेसिकली टाटा मोटर्स में बहुत ज्यादा लॉस चला है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि टाटा मोटर्स का बिजनेस वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म बात अलग है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू लॉन्ग टर्म सोच अलग है। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स एक टाइम पे, मैं आपको रिसेंट ट्रेंड ही बताता हूँ, ये देखो, एक टाइम था टाटा मोटर्स बहुत हाई चल रहा था, फिर 2020 के आसपास में ही ना एकदम, इसका मेन रीजन क्या है जानते हो टाटा मोटर्स के इतना डाउनग्रेडिंग जाने के पीछे? और रिसेंटली भी जो इसका इतना प्रॉब्लम हुआ है लॉस का, किसके कारण हुआ है जानते हैं आप लोग? सर राकेश सिंह सेल किया उसके कारण क्या? नहीं सर, मेन रीजन राकेश झुनझुनवाला नहीं है सर। इसका जो जैगुआर और लैंड रोवर का फैक्ट्री है ना, इसका जो जैगुआर एंड लैंड रोवर का जो फैक्ट्री है, इसका ब्रांड में ये भी एक ब्रांड है सर, ठीक है, जो बेसिकली वो इंग्लैंड से कंट्रोल करता है। जैगुआर लैंड रोवर का फैक्ट्री बेसिकली लंदन यूरोप में है, और इसका सबसे ज्यादा सेलिंग चाइना में होता है। और इनका जो लग्जरी कार है, लग्जरी कार में मेनली इसको प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज कार के अंदर ना एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक चिप होता है जो कार को ऑटोमेटिक जो फीचर्स होता है ना, वो फीचर्स को बनाता है, जैसे कंप्यूटर में चिप होता है वैसी तरह का। तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है ताइवान में। अब ताइवान में ना ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अब टाटा मोटर्स जिनके साथ काम करता है, नॉट जस्ट ये टाटा मोटर्स का प्रॉब्लम, ये मैक्सिमम कंपनी का प्रॉब्लम है। साथ में इसका जो जैगुआर लैंड रोवर वाला जो यूनिट है, वो यूनिट को थोड़ा सा संभालने में इसको मुश्किल हो रहा है।
और जो लॉस इसका बढ़ रहा है ना, ये लॉस भी उसी के कारण हो रहा है। और ये कारण है कि टाटा मोटर्स रिसेंट ट्रेंड में काफी दिनों से देखो फ्लैट मार्केट में चल रहा है। समझ रहे हैं आपको मेरा बात? ये जो काफी दिनों से, ये रिसेंटली 550 चला गया था। क्यों चला गया था 550? तो गिरने कारण सर 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक। वही रीजन था सर, वो बेसिकली जैगुआर एंड लैंड रोवर के कारण ही इसका इतना बड़ा हालत तो हुआ वो था। तो अभी रिसेंट 2022 में ना। नहीं सर, वही प्रॉब्लम बार बार हो पहले रहा है। देखिए ग्राफ में, देखो सर, मैं वही बता रहा हूँ देखिए आपको। सर ऊपर से ये नीचे गया सर, बहुत। ये सिचुएशंस के बाद जो धीरे धीरे इसका इतना डाउनग्रेडेशन चालू हुआ 2017 के बाद, ठीक है, 17 के बाद जो धीरे धीरे इसका डाउनग्रेडेशन चालू हुआ, मेनली जैगुआर लैंड रोवर के कारण। और उस टाइम पे मेन प्रॉब्लम था कि इंडियन मार्केट टाटा का उतना अच्छा नहीं था। इंडियन मार्केट उतना अच्छा नहीं था। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो गया? सर अगर आप रिसेंट केस देखोगे, इसका सबसे बड़ा इंडियन कंपटीटर कौन है जानते हो आप? अशोक लेलैंड। हाँ, नहीं सर, अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, ठीक है। अगर आप मारुति सुजुकी को देखते हो, मारुति सुजुकी का शेयर को अगर आप देखोगे लास्ट कुछ दिनों से, ये बहुत ज्यादा फ्लैट चल रहा है। देखो सर, इवन एक साल में ये गिरा है, ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, 5 साल में भी वही, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि मारुति सुजुकी का, या फिर और भी जो अशोक लेलैंड में थोड़ा साइड करता हूँ अभी वो ट्रक में, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स मेनली जो फिर से बढ़ना चालू हुआ क्योंकि उसका इंडियन मार्केट फिर से रिकवर हुआ है। इंडियन मार्केट में टाटा का सेल बढ़ा है, इसके पीछे उसका ईवी सेल बढ़ा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो उसने रिसेंटली लॉन्च किया था, ठीक है। और वही रीजन था कि अचानक से मार्केट में ये 500 में छलांग मारा था। और सेमीकंडक्टर का कुछ प्रॉब्लम शॉर्ट आउट भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से ये जो रिसेंट प्रॉब्लम जो साइडवेज चल रहा है, इतना डाउन तो नहीं हुआ, और इतना डाउन होने का चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये फिर से 200-300 में आएगा। मुझे लग रहा है कि ये इसी रेंज में अभी चलेगा। अगर कुछ स्पेशल डिसीजंस लेता है टाटा तो शायद बढ़ जाए, ठीक है। हाँ, थोड़ा और करेक्शन हो सकता है, मेरे को लगता है ये 380 तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये करेक्शन करके वापस जाएगा। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो। आपका मैं आवाज नहीं आ रहा है सर, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। सर बोल रहे हैं 5 साल तक रखने का, लॉन्ग टर्म रखने के लिए। हाँ, 5 साल के लिए रख सकते हो, लेकिन वेट करो सर, ये थोड़ा करेक्शन देगा मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा सा किसी कारण से इकोनॉमी, मतलब कोई सिस्टमेटिक रिस्क के कारण से अगर मार्केट थोड़ा गिर जाए, वो सही सिचुएशन होगा उसको बाई करने का, मेरा मानना है। मतलब 300, 350, 300, 350 के बीच में अगर आ जाता है ना, तो गुड बाई होगा टाटा मोटर्स, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट वर्ड बोले ना आप सर, हम हाँ 4 बोलो सर। पॉइंट लिख के रखे, 4 पॉइंट लिख के रखे थे सर। रिट्रेसमेंट, करेक्शन, कंसोलिडेशन और रीटेस्टिंग। सब क्या है सर, मतलब कम समझना है सर। अच्छा ठीक है, बता देंगे, ठीक है सर, बता देंगे। ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है अभी, ठीक है। हाँ ठीक, वही ठीक है, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। चलो सर, वापस हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि एज ए, मतलब मैं यहाँ पर आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में जब भी आप परसेप्शन बनाते हो, ठीक है, तो परसेप्शन कैसे बनाते हो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों सेलर बनना है। या तो आपका सोच है कि मार्केट इसका बढ़ेगा नहीं, अभी साइडवेज में रहेगा, और ये तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पीरियड है ना। आप मैक्सिमम कितना टाइम के लिए सोचते हो? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, जोर से जोर 3 महीना, यही तो सोच है आपका यहाँ पर कि अगले 3 महीने में टाटा मोटर्स में क्या होगा, अगला 3 महीने में बजाज में क्या होगा, अगले 1 हफ्ते में क्या हो सकता है। अगर ये सोच आपका पक्का बनता है तो आप बायर की जगह सेलर भी बन सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनता है सर, ठीक है। सो एज आई मेंशन इन प्रीवियस चैप्टर, सिलेक्टिंग द राइट स्ट्राइक प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। विल टॉक अबाउट दिस ग्रेटर इन डिटेल, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, स्ट्राइक प्राइस को सही तरह से कैसे चुनना है, मतलब हाउ टू डिसाइड अ गुड स्ट्राइक प्राइस, ये भी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन था लास्ट दिन भी, मुझे देवजीत बाबू ने पूछा था कि सर एक राइट स्ट्राइक प्राइस चूज करने का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मैं वो बताऊंगा सर, ठीक है। जैसे टाइम आएगा मैं बताऊंगा। नाउ we will talk about this in greater, but for now let us assume the option seller decide to sell Bajaj Auto 2050 strike options और 6% 35 का प्रीमियम उसने कलेक्ट किया। प्लीज रेफर टू द ऑप्शन चेन बिलो, ठीक है। अभी ऑप्शन चेन, ऐसे ऑप्शन चेन आपको आज के लाइव मार्केट में भी मिल जाएगा,
है ना, या आज का लाइव मार्केट में भी आप ऑप्शन चेन ढूंढ लेना, लेकिन मुझे आपको बस ऑप्शन चेन कैसे क्या करना है वो दिखाना है। चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो अगर आप सेलर बनते हो तो आपको क्या करना है, ये 6.35 का कलेक्शन करना। जो बायर है वो पेमेंट करेगा और जो सेलर है वो कलेक्ट करेगा। स्ट्राइक प्राइस 2050 सेलर के लिए भी है। बजाज ऑटो का करेंट मार्केट प्राइस 2026 है स्पॉट प्राइस। तो सेलर का सोच क्या है कि स्पॉट प्राइस इसका या तो इसी रेंज में रहेगा, हाँ सर, या तो इसी रेंज में रहेगा या फिर इससे नीचे गिरेगा, स्ट्राइक प्राइस क्रॉस तो नहीं करेगा। ये सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो एक सेलर का सोच क्या होता है। लेट अस रन थ्रू द सेम एक्सरसाइज दैट वी रन थ्रू द प्रीवियस चैप्टर, सेम एग्जांपल। अब सेम एग्जांपल पे आपका प्रोबेबल पीएल का क्या हो सकता है। एक कॉल ऑप्शन सेलर होने के नाते अब क्या क्या प्रॉफिट बना सकते हो, एंड इन द प्रोसेस मेक रिक्वायर्ड जनरलाइजेशंस, मतलब जनरलाइज कर देना कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है। The concept of an intrinsic value of the option that we discussed in the previous chapter will hold true for this chapter as well. मतलब जो intrinsic value के बारे में बात हम लोगों ने किया था उसको हम लोग यहाँ पर भी देखें। इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, बात सिंपल है, ठीक है। जीरो, मैक्सिमम जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सर स्ट्राइक प्राइस 2050 है, पॉसिबल वैल्यू 1990 है, प्रीमियम कितना। अब यहाँ पर प्रीमियम पेड नहीं सर, ये रिसीव्ड है, पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज आप ऑप्शन सेलर हो, बायर नहीं। तो सेलर क्या करता है, रिसीव करता है। तो कितना रिसीव किया आपने, 6.35 करके। सर मार्केट में शेयर का दाम 1990 में रहा है, आपको 6.35 का प्रॉफिट, जो आपने प्रीमियम रिसीव किया वही आपका प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट बढ़ा नहीं ना। पॉसिबल स्पॉट प्राइस जो है 2050 को क्रॉस करके नहीं, नीचे है। जब तक नीचे रहेगा, जब तक है जान बेसिकली, तो जब तक नीचे रहेगा तब तक इसका प्रॉफिट सिचुएशन प्रीमियम वैल्यू ही होगा, और 6.35 का प्रॉफिट ऑप्शन सेलर बना के रखेगा। तो कब तक ऐसा चलेगा, जब तक ये 2050 तक प्राइस रहेगा ना फ्लैट। 2050 मतलब फ्लैट, उससे पहले डाउन। ये हर सिचुएशंस में सेलर का प्रॉफिट है 6.35 करके। अब जितना लॉट का होगा उतना इंटू 6.35 कर दीजिएगा, ठीक है। और बोल रहे थे कि इंटरेस्ट वाले ऑप्शन बोले कि नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो हो सकता है या पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो सर Yes, मेन कारण क्या क्या है? सर किसी भी चीज का वैल्यू को नेगेटिव कैसे मान सकते हो आप, किसी भी चीज का एक बेसिक वैल्यू को नेगेटिव कैसे मान सकते हो आप। नेगेटिव में वैल्यू, तो फिर वो वैल्यू कैसे। तो जैसे बीटा हम लोग सीखे थे, बीटा भी तो नेगेटिव था। अब बीटा 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 का जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है वो अलग बात, लेकिन ये बीटा कॉन्सेप्ट नहीं है सर, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक मतलब एक्चुअल वैल्यू, इंट्रिंसिक का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। अब किसी भी चीज को एसेट मानेंगे तो उसको नेगेटिव क्यों सोचेंगे, कुछ नहीं तो कम से कम जीरो मान के चलेंगे, और क्या। तो लाइक डेप्रिसिएशन का केस में होता है, जैसे कि कोई फर्नीचर है तो मान लीजिए 2000 का टाइम खरीदा हुआ है, उसका अगर अच्छा कंडीशन रहा तो पैसा अच्छा मिलेगा, अगर नहीं भी रहा कंडीशन अच्छा, बेकार टूट गया है, पूरा ख़राब हो गया है, तो डेप्रिशिएट हो गया, कोई उसको लेने वाला नहीं है, मतलब वो उसका वैल्यू नील है, ज़ीरो है। करेक्ट? जी ठीक बोले हैं? हाँ, मतलब बेसिकली वही बात है सर। मतलब आप बात को समझो, एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू का जो मेरे को मेन मौका मिलता है ना बात करने का, ये देख रहे हैं ना सर, इंट्रिंसिक वैल्यू, करेंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना, ये बेसिकली एक्चुअली फंडामेंटल डिस्कशन है, ठीक है। जब आप कंपनी का वैल्यू करना सीखेंगे तब आपको मैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में डिटेल्स में बात करवाऊंगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी IV0 कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर काफी डिटेल्स में बताने का मुझे मौका मिलता है, जहां पर बीटा को यूज करके भी मैं बताता हूँ। बट इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली क्या है इन सिंपल, इवन अकाउंटेंसी में भी इसका बहुत डिस्कशन होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो पाएगा, इसको हमें कुछ नहीं तो कम से कम जीरो में चल के रखना पड़ता है। मतलब आप वैल्यू बोल रहे हो, नेगेटिव में क्या कैलकुलेट करोगे आप। मतलब जैसे कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू होता है ना सर, कभी ऐसा सुने हो कि फेस वैल्यू जीरो है, नहीं, होता है 2 कभी रुपया ऐसा 1 सुना रुपया है? नहीं, 2 रुपया 1 रुपया 10 रुपये तक होता है। कम से कम 1 टका, कम से कम 2 टका, ज्यादातर केस में 10 टका होता है स्टैंडर्ड। अब आप बोलोगे सर ये 10 टका क्यों है, 100 टका क्यों नहीं, ये एक मार्केट प्रैक्टिस है।
कि कम से कम तो एक वैल्यू करना चाहिए। मंदिर में दक्षिणा मिनिमम कितना देना चाहिए बताइए? अनलिमिटेड नहीं सर, मिनिमम कितना देना चाहिए? 10 रुपये। नहीं सर, मंदिर नहीं, में क्या एक बोलिए? 1 टाका 1 रुपी सर, सगुन का। 1 रुपया। ठीक है, पहले ये सर सर 50 पैसा भी देते थे सर। ठीक है, 50 पैसा नहीं, आप देखेंगे हमेशा मंदिर में एक प्रैक्टिस है, इसको बोलते हैं सर मतलब 1 रुपी देना ना एक सगुन माना जाता है। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं, मतलब ये हाँ मंदिर सर, 1 रुपया हाँ। चढ़ा दो। ठीक है, 1 रुपया चढ़ा दो, मतलब हर बात में ये बात ना आज से नहीं, ये ट्रेडिशनली मोर देन 1000 ईयर से चल रहा है। ठीक है, कि 1 रुपी चढ़ा दो, स्पेशली जब से 1 रुपी चालू हुआ है ना उस तब से। पहले जब 1 आना था तब 1 आना करता था, बाद में 16 आना बात आया कि 16 आना देते हैं। ठीक है, 16 मतलब 16 आना। ठीक है, अब इस तरह से ये 1 रुपी चढ़ाने का भी एक कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही परसेप्शन है सर। ठीक है, जीरो नहीं कर सकते, कुछ तो वैल्यू करना है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे फेस वैल्यू में हुआ। ठीक है सर, तो बेसिकली हमारा प्रॉफिट लॉस सिचुएशंस को हम लोगों ने देख लिया। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट, अब लॉस कब होगा सेलर का? जब जब मार्केट बढ़ेगा, जब जब मार्केट बढ़ेगा 2060, 2080, 2090, 2100। देखो ये सेलर के लिए लॉस है, लेकिन बायर के लिए ये जितना सेलर का लॉस है उतना ही बायर का प्रॉफिट है। जितना सेलर का लॉस है उतना बायर का प्रॉफिट है। मैं आपको बोला ना, एक सेम कॉइन का ऑपोजिट व्यू है। ठीक है, सेम कॉइन का ऑपोजिट व्यू है। नाउ द तो सर पॉजिटिव। एक क्वेश्चन पूछना है इसमें, यस जैसे बोलो। कि अगर हम ऑप्शन बायर बनते हैं तो हम प्रीमियम देते हैं, ठीक है, यस और मेरा रिस्क भी पूरा प्रीमियम का अमाउंट तक ही होता है, लॉस होगा तो पूरा जी प्रीमियम अमाउंट चला जाएगा। जी तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर में केस में क्या हो रहा है कि वो प्रीमियम मिल रहा है उसको, जी, ठीक है, लेकिन रिस्क भी तो है अगर मार्केट ऊपर गया तो, हाँ वही तो ठीक है। रिस्क है, हाँ वही तो तो रिस्क है। हाँ तो सर इसको सिंस प्रीमियम मिला है और इसका रिस्क भी अनलिमिटेड है अगर मार्केट ऊपर गया तो सर जब सेटलमेंट होगा, अगर ऑप्शन बायर अपना अगर कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो सिंस ऑप्शन सेलर को कुछ पैसा दिया तो नहीं है एक्सचेंज में, अभी तक उसको पैसा हम्म मिला है, हम्म। तो ऐसे सेटलमेंट कैसे होगा? मतलब उसको तो कुछ मार्जिन मनी देना चाहिए ना स्टार्टिंग में, ताकि उसको भाग ना पाए एट दी एंड। हाँ वो अपने हिसाब से वो जितने का वो ऑप्शन कर रहे हैं उतना मार्जिन उसके वहां से लेके रखा जाएगा। हाँ वही मार्जिन समझना है सर, वो हाँ वही मतलब। मार्जिन, हाँ बाद में मैं आपको सेटलमेंट बताऊंगा एग्जैक्टली, ये अच्छा। सारा चीज डिस्कस करूंगा। ठीक ओ है, अच्छा अच्छा, वो प्रीमियम कैसे तो सर। मार्जिन जमा करके फिर हाँ उसको कैसे एडजस्ट करेगा वो भी बताऊंगा। हाँ, वही सोच रहे थे सर, तो पैसा दिया नहीं है 1 रुपया भी अभी तक। नहीं सर, भाग्य कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भाग्य नहीं जा सकता। ठीक है, तो नाउ कॉन्सेप्ट इज द पॉजिटिव साइन इन प्रीमियम रिसिप्ट। वो हमें क्या बता रहा है? जो पॉजिटिव साइन है वो प्रीमियम रिसिप्ट है, और वही ऑप्शन राइटर का या ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन रिमेंस द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉल ऑप्शंस बायर और सेलर, जो मैंने आपको पहले भी बताया अपॉन एक्सपायरी। नाउ नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन फॉर एन ऑप्शन राइटर चेंजेस स्लाइटली, एंड द लॉजिक गोज लाइक दिस। व्हेन ऑप्शन सेलर सेल्स ऑप्शंस ही रिसीव्स द प्रीमियम, है ना? ऑप्शन सेलर जब सेल करता है तो वो प्रीमियम रिसीव करता है। For example, 6 rupees 35 paisa should experience a loss only after he loses the entire premium. Meaning, after receiving premium 6.35, if he loses 5, it implies he is still in a profit of 1.35. Hence, for an option seller to experience a loss, he has to first lose the premium he has received. Any money he loses over and above premium receipt, premium receipt से जितना loss उसका होगा will be his real loss. Hence the PL calculation would be premium minus intrinsic value. इसका जो भी PL calculation होगा, प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करके जो रहेगा वही उसका PL कैलकुलेशन बनेगा। अब आगे मैं इसको बताता हूँ। You can extend it the same argument to the option buyer. Since the option buyer pays premium, he first needs to recover the premium, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आज बताया, and hence he would be profitable over and above the premium amount he has received. Hence PL calculation होता है intrinsic value minus premium, तब जाके उसका PL calculation। The table above should be familiar to you. Let us inspect this and generalizations बनाते हैं। अब यहाँ पर आप जनरलाइज करो। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने क्या मान के चले थे सर? 2050 मान के चले। अब बजाज ऑटो 2050 में ही रह गया, फ्लैट रह गया, तभी तो अब सेलर बनोगे। अब ऑप्शन सेलर गेट्स टू मेक मनी as he gets to pocket entire premium 6 टका 35। However, do note the profit remains constant at 6.35। अब यहाँ पर जनरलाइजेशंस क्या है? The call options writer experience a maximum profit to the extent the premium receipt as long as the spot price remains at the
बिलो स्ट्राइक प्राइस। जितना देर तक स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगा स्पॉट प्राइस, तब तक ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट है। ये बात तो पहले ही बोल चुके। एंड ऑप्शन राइटर एक्सपीरियंस ए लॉस जब बजाज ऑटो का प्राइस स्ट्राइक प्राइस क्रॉस करके ऊपर भागे। नाउ जनरलाइज टू द कॉल ऑप्शन सेलर स्टार्ट्स टू लूज मनी एज एंड व्हेन द स्पॉट प्राइस मूव ओवर एंड अबव स्ट्राइक प्राइस। हायर द स्पॉट मूव्स, जितना ज्यादा 2050 से आगे भागेगा उतना ज्यादा लॉस। So from the above two generalizations, it is fair to conclude that the option seller can earn limited profit and experience unlimited loss. We can put these generalizations in a formula to estimate profit and loss of a call option seller. अब इसका फॉर्मूला बना लो। PL इक्वल्स टू जो प्रीमियम रिसीव कर रहा है माइनस मैक्सिमम, अब जीरो मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब आपको पता है ये सब क्या है, ठीक है। अब बस पुट कर लो और कैलकुलेट करके एक बार घर पे देख लो। यहाँ पर आपके सामने 4-5 वैल्यूएशन दिया हुआ है, आपको बस क्या करना है, ये सब वैल्यूएशन को पुट करना है और थोड़ा देखना है कि आपका पीएल में क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार आप खुद से कैलकुलेट करके देखो और फिर अगर कोई डाउट रहे तो मुझे बताओ। नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोनों चीज को एक साथ पुट करके आपको बताऊंगा। और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना है सर, यूरोपियन वर्सेस अमेरिकन ऑप्शंस, ठीक है। और हमारे देश में क्या चल रहा है अभी और पहले क्या चलता था और आगे क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्शंस का दोनों मैटर दिखा जाता है सर, एक यूरोपियन ऑप्शंस होता है और एक अमेरिकन ऑप्शंस होता है, ठीक है। अब दो ऑप्शंस, क्या फर्क है दोनों के बीच में, और करेंटली इंडिया में स्पेशली एनएसई में कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली यूज होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बोलो सर, आज इतना ही है सर। देवजीत बाबू, ईशा, ज्योति, रोशनी, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। है ना? हाँ बोलो देवजीत बाबू, एक सेकंड सुनो। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি স্যার। আচ্ছা আর বলছি ঠিক যে আছে। ওই কল অপশন সেল করতে গেলে যে টাকাটা অনেক অনেক বেশি দিতে হচ্ছে, যেটা যেহেতু রিস্কটা বেশি বলে ওখানে, এক্স্যাক্টলি। সে টাকাটা কি ওই ফিউচার প্রিমিয়ামটা বেশি লাগছে ওই ফিউচার অপশনে যে প্রিমিয়ামটা লাগে সেই হিসেবেই লাগছে এখানে না? ওই হিসেবেই লাগছে। আমি নেক্সট দিন এটাও ডিসকাস করব कि কেন প্রিমিয়াম কালেকশনটা বেশি হয়, ঠিক আছে। কারণ এখানে কল অপশন বাই করতে গেলে হয়তো 10,000 টাকা হয়ে গেলে ওখানে 1 লাখ টাকা সেল করতে লাগছে। यस ওখানে প্রিমিয়ামটা বেশি জমা। यस दैट इज द बिग डिफरेंस एंड इसके पीछे रीजन भी है, इसके पीछे रीजन। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रीमियम का डिस्कस करूंगा कि क्यों प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। कॉल ऑप्शन लेना तो सही, कॉल ऑप्शन सेलिंग पे लेना ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि इसमें लिमिटेड लॉस झेलने का कारण हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट तो से जो प्रीमियम मिला वही प्रॉफिट है। सर परसेप्शन मत बनाओ आप फ्लेक्सिबल रहो। सही नहीं है ये क्यों बोल रहे हैं आप, ठीक है। सही नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमको पता है मेरा प्रॉफिट कितना होगा, जितना प्रीमियम मिला वही मेरा प्रॉफिट है, बट लॉस तो बहुत ज्यादा हो सकता है ना। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर आप श्योर हो तो आपका चांसेस भी तो स्टैटिस्टिकली ज्यादा है। हाँ आपका प्रोबेबिलिटी भी तो ज्यादा है। मार्केट फ्लैट रहेगा या नीचे जाएगा, दो प्रोबेबिलिटी। मार्केट आगे जाएगा, इसका एक ही प्रोबेबिलिटी। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप एकदम परसेप्शन मत बना लो कि ये खराब है और वो अच्छा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बात को समझो सर। सर एक क्वेश्चन था सर, ट्यूसडे को ना हम पेपर ट्रेड किए थे, ठीक है। मार्केट देख रहे थे, करीबन 12 बजे बज रहा होगा। हम बाई प्राइस था उस समय मेरा, हम देखे मार्केट नीचे जा रहा था, ठीक है, तो हम पुट लिए, पुट बाई किए, ठीक है। मतलब पेपर में लिख रहे हैं कि हम पुट बाई 36,500 का स्ट्राइक प्राइस था, ठीक है। तो जब हम बाई किए थे तो उसका स्पॉट प्राइस चल रहा था 36,524। हम पॉइंट इग्नोर करते हैं, ठीक है, 36,524, और उसमें बाइंग प्राइस चल रहा है 244। और मेरा जो प्लेटफॉर्म है राठी वाला, उसमें हम बाई प्राइस हम देखें कितना रुपया प्रीमियम चल रहा है, तो हम लिख लिए, कॉपी नोट डाउन कर लीजिए, 244 है। हाँ नहीं सॉरी, 36,524 ब्रेक इवन पॉइंट था सर। जब हम लिए 244 में तो उस स्पॉट प्राइस हम देखे नहीं, बट जब हम बाद में जब देखे तो ब्रेक इवन पॉइंट मेरा चल रहा है 36,524। मतलब जैसे ही मार्केट 36,524 का नीचे जा रहा है ना, मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही 524 का ऊपर जा रहा है मेरा MTM 0, -10, -50 ऐसे दिखा रहा है। तो हम समझ गए जब मार्केट 36,524 आ रहा है तो मेरा वो ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है सर। 1 घंटा हो गया हम रुके रहे, फिर बाद में आके देख रहे हैं ना मेरा ब्रेक इवन चेंज हो गया। मतलब जो बाइंग प्राइस था 244 का ना, वो मेरा ब्रेक इवन दिखा रहा है 36,517।
मतलब 524 आगे दिखा रहा था, जिसमें मैं 22 प्राइस था 244, वहाँ से मैं प्रॉफिट लेना चालू हुआ, 1 घंटा बाद मेरा जो ब्रेक इवन था वो चेंज हो गया, 517 हो गया। ये कैसे सर? सर डोंट वरी, ये भी बताना पड़ेगा, ये समय हमको समझ लगेगा। नहीं आया। समझाऊंगा सर, समझाऊंगा। आप लोग ये सारा का सारा डाउट देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लीशन स्टेज में जाएंगे ना, आप देखेंगे आप सारा का सारा चीज डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई टाइम वैल्यू है क्या? मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी आता है स्पॉट प्राइस भी चेंज हो जाता है प्रीमियम यस के सर, साथ साथ। बहुत सारा चीज चेंज होता है, बताऊंगा सर नेक्स्ट। धीरे धीरे जैसे पुट स्टार्ट करेंगे तो पुट में भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स आएगा ना, ठीक है, तो बताऊंगा सर, डोंट वरी। ठीक है, आज इतना ही रखता हूँ सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। ठीक। রাখছি দাদা।